नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जुड़कर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावली दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत की शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही हजार। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में।
1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी? ये देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे तो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सबको, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सी लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं
और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का ये बलिदान, उनकी ये प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की छावनी प्रवेश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के साधु संतों ने प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर प्रवेश किया और पंचायती अखाड़ा निरंजनी की छावनी प्रवेश यात्रा में भस्म लगाए, माला पहने और हाथी, घोड़े और चांदी के रथों पर संत, महंत और महामंडलेश्वर सवार थे। सबसे आगे अखाड़े के इष्टदेव भगवान कार्तिकेय की धर्म ध्वजा चल रही थी, तो उसके पीछे हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर नागा सन्यासी सवार थे। उनके पीछे महामंडलेश्वरों के रथ चल रहे थे। पूरे रास्ते प्रयागराज वासियों ने संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। श्री दधेश्वरनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि छावनी प्रवेश यात्रा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविंद्रपुरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, बाघंबरी गद्दी और लेटे हनुमान महंत बलबीर गिरी महाराज शामिल थे। उधर महाकुंभ 2025 के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। इन सुविधाओं में 24 घंटे सातों दिन ऑब्जर्वेशन रूमों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। पिछले महाकुंभ के समय 1 लाख श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी गई थी। साथ ही बता दें आपको कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज और साथ ही प्रयाग जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी जंक्शन एवं प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन रूमों में हमेशा डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे और यहां सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण मौजूद होंगे। साथ ही बता दें कि जिससे यात्रियों को तत्काल उपचार प्रदान किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम ने क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन का टिकट लेकर सफर भी किया। इस यात्रा में उनके साथ स्कूली बच्चे भी दिखे। इस दौरान कुछ स्कूली बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की और साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी के तोहफे भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों ने अपने हाथ से बने पोस्टर और पेंटिंग पीएम मोदी को भेंट की। उधर लखनऊ में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के तहत युवाओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के साथ संवाद किया। आज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, और याद रखना जीवन में आगे बढ़ने का और स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे सामने एक ही मंत्र होना चाहिए और वह है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। उपासना विधि का अंतर हो सकता है,
लेकिन एक धर्म, और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है। भारत के ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजाति संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया। और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया। चित्रकूट वनवास के कालखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये जंक्शन है। भगवान राम ने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। मां जानकी जनकपुर से है, ये बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। छत्तीसगढ़ बाबा धाम के लिए जाना जाता है, पवित्र भूमि है, पावन धाम है। उड़ीसा बाबा जगन्नाथ यानी जगन्नाथ भगवान का पावन धाम है, जगन्नाथपुरी है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को हम आगे लेकर के चलते हैं। अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना, और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का एक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। उधर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजा टेंट सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि सुर्खियों में टेंट जो है ये 8 बीघे में तैयार हुआ है और जो कि नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। महाकुंभ में 8 बीघे में फैला नाथ संप्रदाय का टेंट सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस टेंट को 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बना रहे हैं। महाराजा टेंट में 2019 कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट ने यहां भोजन किया था, वही इस बार जो है 21 जनवरी को प्रस्तावित किया गया है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं और ऐसे में जो है
टेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर प्रयागराज में सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक दिखाई पड़ रहा है। कुंभ क्षेत्र में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। बता दें कि 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी और बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद सीएम समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। बता दें कि महाकुंभ 2025 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा है। डीजीपी महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा तैनाती की जांच करेंगे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में पुलिस बल सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्था का आकलन करेंगे। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। मेला क्षेत्र में विजिबिलिटी कम होने के चलते और 21 जनवरी को यहां कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार को जो है मेला प्राधिकरण में भेजा गया है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ते तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर दुरुस्त करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। बता दें कि यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह का बेहद खास योगदान रहा। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 में अलीगढ़ में हुआ था और आज उनकी 93वीं जयंती है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मंच से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और सुशासन का यह मंत्र ही नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित कर पाएगा। आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत यही होती है कि कभी जिस बेसिक शिक्षा स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ा होगा, इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में एक अध्यापक के रूप में अपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा, आज उनका ग्रैंडसन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को एक नई दिशा दे रहा है। यह है पूर्वजों की तपस्या, यही है साधना का फल। वह फलीभूत होगा अगर सही मन से और सही दिशा में उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे। और आज वह सब दृश्य देख करके हम लोगों को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में सुरक्षा और खुशहाली ला करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरदेव बाबूजी की स्मृति को इसी रूप में, जैसे लखनऊ में प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम सरदेव बाबूजी के नाम पर रखा है, बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी उनके नाम पर ही रखा गया है। ये जीवंतता आगे बनी रहनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। महाकुंभ मेले में नए डीआईजी की तैनाती की गई है और डीआईजी वैभव कुमार कृष्ण अब तक आजमगढ़ में तैनात थे, उनको अब महाकुंभ मेले का डीआईजी बनाया गया है। वहीं आजमगढ़ के लिए 2010 बैच के आईपीएस सुनील कुमार सिंह को नया डीआईजी बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण को महाकुंभ मेला प्रयागराज की अहम जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से वैभव कृष्ण की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है।
उनका अनुभव इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने में मददगार साबित होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।